एक सेकेंड ईयर थर्ड पेपर और हम लोग बात कर रहे थे कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो चुनौतियाँ आती हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। उसके दौरान शून्य अस्वीकृति के बारे में पढ़ा था और एक परिभाषा के माध्यम से देखा था कि शून्य अस्वीकृति होती क्या है। शून्य अस्वीकृति के अंतर्गत मतलब कि मना करने का जिसमें मना करने की बिल्कुल आशंका न रहे, लेकिन देखा ही जाता है कि समावेशी शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर शून्य अस्वीकृति देखी जाती है। मतलब कि कोई भी अध्यापक है वो प्रवेश के लिए बच्चे को मना करता है क्योंकि संबंधित जो विद्यार्थी है विकलांगता से ग्रसित है, अक्षमता से ग्रसित है, तो उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये बाधाएं आ रही है, उसमें कौन कौन सी बाधाएं हैं, प्रमुख रूप से कौन कौन सी बाधाएं देखी जा रही है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में यह देखा जाता है कि वर्तमान समय में यह देखा जाता है कि अभिभावकों को अपने बालकों के विद्यालय प्रवेश के लिए अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकारी विद्यालयों में प्रवेश से मना तो फिर प्राइवेट में भी देखा जाता है कि उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकारी में तो बाउंडेशन है कि आप किसी विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए मना कर ही नहीं सकते हो, तो सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार के कारण, जो आर्टिकल है शिक्षा के अधिकार के कारण शिक्षा के अधिकार के कारण बालक बालिकाओं को प्रवेश तो दे दिया जाता है, परंतु उनके अधिगम स्तर एवं समग्र विकास में शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक द्वारा किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया जाता, देखो कि अगर बात करें हम वर्तमान समय की, तो विद्यालय में जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर जो निजी विद्यालय है उसके अंतर्गत बालक अभिभावकों को प्रवेश के लिए बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो कभी मना कर देते हैं, कभी आगे से आगे दिनांक दे देते हैं, तो इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। और सरकारी वाले क्योंकि शिक्षा के अधिकार जो अधिनियम है उसके कारण वो लोग प्रवेश से मना तो नहीं करते हैं, लेकिन
समग्र विकास से संबंधित। परिणाम स्वरूप किसी न किसी रूप में यह अस्वीकृति ही बनी रहती है, अस्वीकृति ही बनी रहती है, अस्वीकृति बनी रहती है। इस अस्वीकृति को शून्य करने के मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं दृष्टिगोचर, अनेक प्रकार की बाधाएं देखने को मिलती है या दृष्टिगोचर देखने को मिलती है या दृष्टिगोचर होती है। ये बाधाएं विद्यालय व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था संबंधी। देखिए, जो अस्वीकृति के मार्ग की बाधाएं हैं वो सामाजिक होती है और विद्यालय व्यवस्था संबंधी हो सकती है। अब ये बाधाएं हैं उनको हम लोग डिटेल में एक बार देख लेते हैं कि कैसी बाधाएं हैं और किस प्रकार से होती है, उनकी चर्चा हम लोग करते हैं। पहली है शिक्षकों की उदासीनता। शिक्षकों की उदासीनता। मेन कौन है? शिक्षक जो इन बच्चों के समग्र विकास और उनका अधिगम स्तर उच्च बनाने का जो प्रयास करेंगे। ये जो शिक्षक है वो उदासीनता दिखाते हैं, क्योंकि ये जो विकलांगता, अक्षम और किसी भी प्रकार से जो समस्याग्रस्त बालक है वो बालकों को पढ़ाने में शिक्षक को अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है। जैसे कि हमने पूर्व में पढ़ा था, एक सामान्य बालक को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को इतना श्रम नहीं करना पड़ता जितना कि विशिष्ट बालकों
उदासीनता, अभिभावकों की उदासीनता, अभिभावकों की उदासीनता, जो इन बालकों के माता पिता हैं वो भी उदासीनता का भाव रखते हैं, मतलब कि वो ये समझते हैं कि ये बालक शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ये शिक्षा की मुख्य धारा में अपना स्थान नहीं बना सकते हैं। जब उन्होंने ये सोच विकसित कर ली होती है तो जो सरकार की जो योजना है, लक्ष्य है समावेशी शिक्षा का, उसके अंतर्गत एक चुनौती का कार्य हो रहा है। ठीक है, चुनौती मतलब कि देखी जाती है कि भाई हम तो कोशिश कर रहे हैं कि बालकों को प्रवेश से मना नहीं किया जाए, प्रवेश तो दिया जा रहा है, प्रवेश के लिए कोई जैसा हमने बात किया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, उसके अंतर्गत आप प्रवेश के लिए तो मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रवेश देने के बाद भी आप ऐसा कौन सा कार्य कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई की तरफ तो ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो वो किस प्रकार पढ़ेंगे। तो वही अभिभावक है वो उदासीनता दिखाते हैं, वो पहले से ही सोच विकसित कर लेते हैं कि अधिकार तो है लेकिन उस अधिकार में इनका स्थान नहीं है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, मतलब कि जो पुरानी सोच है, पुराने विचार है, उन्हीं को वो आगे तक चलाते हैं। इसी कारण जो ये मार्ग की बाधा है वो चुनौती का कार्य करती है। कहीं हद तक जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन इन्हीं पूर्वाग्रहों के कारण उन्हें भी कई हद तक पीछे हटना पड़ता है, तो ये चुनौती का कार्य होता है। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंध की उदासीनता, विद्यालय प्रबंध की उदासीनता, विद्यालय प्रबंध, विद्यालय जो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के अंतर्गत तो चलो ठीक है, गवर्नमेंट का जो बजट पास होता है उसी के अकॉर्डिंग वो कार्य करते हैं। यहाँ पर तो उन्हें जिस प्रकार सरकार योजनाएं चलाती है उसी प्रकार उन्हें कार्य करना होता है, लेकिन यहाँ पर भी शिक्षकों की कमी के कारण और भी बहुत सारे संसाधनों की कमी के कारण समस्या देखी जाती है। और हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्रबंध की बात, प्रबंध समिति होती है वो केवल धन कमाने के, भाई विद्यालय उन्होंने खोला है वो किस लिए खोला है कि अन्य लोगों को भी रोजगार मिले और हमारा भी जो ये विद्यालय खोलने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। तो उनका उद्देश्य क्या होता है? केवल धन कमाना। तो धन कमाने के जरिए से वो बच्चों को यदि प्रवेश दे भी देते हैं तो वो इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाते हैं, केवल उनका लक्ष्य ये होता है कि हम इस विद्यालय के द्वारा धन किस प्रकार प्राप्त कर सके। तो प्रबंधन की अगर बात करें तो विद्यालय प्रबंधन भी कई हद तक उदासीनता दिखाता है, प्रवेश देने के बावजूद भी वो इनको जो उच्च शिक्षा अधिगम स्तर को उच्च करना है, समग्र विकास से संबंधित कार्य है वो पूरा नहीं कर पाता है, तो वो भी मानव की बाधा बनती है। नेक्स्ट है विद्यालयों में संसाधनों का अभाव, विद्यालयों में संसाधनों का अभाव। देखिए हम बात करें विशिष्ट विद्यालय की तो वो एक विशिष्ट विकलांगता से युक्त बालकों के लिए खोले जाते हैं, जैसे कि अंधजन विद्यालय। तो वहाँ पर जो अंधे बालक हैं उनको पढ़ाने से संबंधित सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, शिक्षक है वो भी उन्हीं इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उन्हें पढ़ाता है, तो वहाँ पर वो सारी व्यवस्था होती है। क्योंकि वहाँ पर सभी बालक ऐसे होते हैं, अंधजन बालक होते हैं, अंधे बालक होते हैं, उन्हीं को पढ़ाया जाता है, ठीक है, और ब्रेल लिपि द्वारा उन्हें पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पर सामान्य और विशिष्ट बालक, यहाँ पर अंधे बालक भी होंगे, कोई श्रवण बाधित बालक भी होंगे, कोई गत्यात्मक बाधा उत्पन्न, जिन्हें गत्यात्मक बाधा है मतलब चलने से संबंधित पैरों में जो प्रॉब्लम होती है, वो ऐसे बालकों को भी यहाँ पे एडमिशन दिया जा रहा है। तो अब ये तीन तरह के बालक की जिसमें मैंने बात कही है, तो एक कक्षा में ये तीन, अब कोई शिक्षक है, अब ब्रेल लिपि से तो सभी बच्चों को ब्रेल लिपि द्वारा तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन कुछ किताबें इस प्रकार की हो बालक उसको स्वयं समझ के पढ़ सके, ऐसी व्यवस्था हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे के पैर में प्रॉब्लम है तो जो टीचर है वो इस प्रकार की गतिविधि न करवाए जिससे कि उस बच्चे को प्रॉब्लम हो। इसके अलावा जो श्रवण बाधित बच्चा है तो उसके लिए सुनने से संबंधित यंत्र है उसकी व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए। तो ऐसा हर जगह वो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए बाधा उत्पन्न होती है। विद्यालय तो खोले जाते हैं लेकिन मानवीय और भौतिक संसाधनों की कमी के कारण भी बाधाएं उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है शून्य अस्वीकृति, शून्य अस्वीकृति दर्शन का ज्ञान, दर्शन के ज्ञान का अभाव, मतलब कि शून्य अस्वीकृति को किस प्रकार देखा
प्रक्रिया के ज्ञान का अभाव। मतलब कि यहाँ पर प्रभावी शिक्षा अधिगम प्रक्रिया मतलब कि किस प्रकार बच्चों को समावेशी शिक्षा की कॉन्सेप्ट है, समावेशी शिक्षा के अंदर किस प्रकार शिक्षण के लिए पढ़ाना, अधिगम के लिए सीखना, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार प्रभावी हो, इसका ज्ञान नहीं होता है। अभिभावक को भी नहीं है कि वे हमारा बच्चा वो समझ रहे हैं कि जितना वो पढ़ा रहे हैं वो सही है, वो सही मायने में सही पढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपनी धारणा ये बना ली है कि वो सही ही पढ़ाएंगे, उनकी तरफ से कोई गलत नहीं पढ़ाया जाएगा। शिक्षक है उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि मुझे किस प्रकार टेक्निकों से इन्हें पढ़ाना चाहिए। वो अपने अतिरिक्त श्रम भार के रूप में इसे स्वीकारते हैं। प्रधानाचार्य है वो केवल प्रतिभाशाली बालकों की और देखता है, वो अपने विद्यालय का नाम रोशन करने की और देखता है। तो ये सारा जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको प्रभावी नहीं बनाने के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। मतलब इनका जो कार्य है वो उनका ज्ञान रखते ही नहीं है। इसी कारण जो शिक्षा के अंतर्गत बाधाएं उत्पन्न होती है, क्योंकि सभी को अपना कार्य नहीं पता होगा तो वो किस प्रकार उसमें भूमिका निभाएंगे। भाई शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए अभिभावक की भी सहमति जरूरी है। अभिभावक भी अगर अध्यापक प्रधानाचार्य कुछ इंस्ट्रूमेंट द्वारा कुछ गतिविधि द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो अभिभावकों की सहमति वहाँ पर सहमति की जरूरत होती है। अगर अभिभावक अपनी सहमति नहीं देंगे तो एक अध्यापक है, प्रधानाचार्य है, वो इस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के ज्ञान के अभाव के कारण मतलब कि न तो अभिभावक को ज्ञान है, न शिक्षक को, न प्रधानाचार्य को ज्ञान है, तो इस कारण ये मार्ग की बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है नवाचारों के ज्ञान का अभाव। नवाचारों के ज्ञान का अभाव। नवाचारों के ज्ञान का अभाव मतलब कि जो शिक्षा में नवीन तथ्यों को जुड़ रहे हैं, समय समय पर नए नए कॉन्सेप्ट जुड़ते हैं, जिनका ज्ञान एक अध्यापक को किसी कार्यशाला, सेमिनार, वेबिनार इनके माध्यम से दिया जाता है, लेकिन सही मायने में अध्यापक प्रधानाचार्य उससे जुड़ते नहीं हैं और नवाचारों से वो अवगत नहीं होते हैं। इसके कारण भी शून्य अस्वीकृति के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होती है। फिर है व्यवसाय के प्रति समर्पण का अभाव। नेक्स्ट है व्यवसाय के प्रति समर्पण का अभाव। मतलब कि शिक्षण जो कार्य है, शिक्षण का कार्य आपको कैसा है, शिक्षण एक व्यवसाय है। अब अपने व्यवसाय के प्रति एक अध्यापक को पूर्ण तरह से समर्पित हो जाना चाहिए। मतलब कि जब वो विद्यालय आ रहा है तो विद्यालय में आने का उसका क्या लक्ष्य है, जब वो किसी कक्षा में जा रहा है तो कक्षा में जाने का उसका क्या लक्ष्य है, वो सारे लक्ष्य हैं और जो उद्देश्य है, यदि वो उन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाता है तो वो पूरी तरह से समर्पित नहीं है। इसीलिए जो समर्पण का जो अभाव होता है, अभाव देखा ही जाता है, क्योंकि एक अध्यापक जो सामान्य विद्यालय में पढ़ा रहा है, सामान्य बालकों को पढ़ा रहा है तो उसे कम मेहनत करनी पड़ती है। और अगर दूसरी जगह हम देखें तो वहाँ पर विशेष विद्यार्थियों को भी आप ले रहे हैं तो एक अध्यापक को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, श्रम है वो उसका बढ़ जाएगा। और एक अध्यापक है वो वेतन वृद्धि की ओर को देखता है लेकिन श्रम वृद्धि की ओर को नहीं देख पाता, यानी कि समर्पण के अभाव के कारण बाधाएं देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आशावादी दृष्टिकोण का अभाव। आशावादी दृष्टिकोण का अभाव। आशावादी दृष्टिकोण मतलब कि किसी भी चीज की आशा रखना, मतलब कि अभिभावक ये सोचे कि मेरा बच्चा पढ़ सकता है, मुझे इसे प्रवेश दिलाना है, पहली बात। दूसरी बात, प्रधानाचार्य ये देखें कि नहीं इस प्रकार के इस अक्षमता विकलांगता से ग्रसित बालक भी कुछ कर सकते हैं, वो भी शिक्षा उन्हें भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, वो भी प्रतिभाशाली बालकों के समक्ष खड़े हो सकते हैं, उनके समान ही मतलब कि जो शैक्षणिक निष्पत्ति उनकी भी हो सकती है। अगर ऐसी आशा रखें और एक शिक्षक भी जब पढ़ाए तब ये बात की आशा रखें नहीं इन बालकों के हिसाब से ये बालक भी कर सकते हैं कि इनके जितना ये अचीव कर रहे हैं उतना ये भी अचीव कर सकते हैं, ऐसी आशा रखेंगे तभी जो हमारी समावेशी शिक्षा
योजना का। अब शिक्षा की जो योजना है वो वार्षिक योजना, अर्धवार्षिक योजना होती है, मासिक योजना होती है, साप्ताहिक होती है। सभी प्रकार के जो पाठ्यक्रम है उसको पूरी योजना के माध्यम से बनाया जाता है। लेकिन प्रधानाचार्य है वो सही डिसीजन नहीं ले पाता है, क्योंकि उसे सामान्य रूप से दोनों प्रकार के बालकों को एक साथ पढ़ाना होता है, तो वो सही प्रकार से डिसीजन नहीं ले पाता है, योजना नहीं तैयार कर पाता है, तो ऐसी समस्या देखने को मिलती है। तो इनका कार्य जो है योजना प्रॉपर नहीं बन पाने के कारण भी बाधित होता है। नेक्स्ट है सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव। सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव, सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव के अंतर्गत मतलब जो दृष्टिकोण है वो नकारात्मक के अंतर्गत, जैसे आशावादी दृष्टिकोण है वहां पर भी अचीव करने की बात की जाती है, और एक सकारात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत भी कि सभी कार्य हो सकते हैं, पॉसिबल की ओर देखा जाता है। लेकिन वर्तमान में क्या हम देखते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव के कारण, क्योंकि हम भी कहीं जाएंगे तो हम बात करते हैं तो विशिष्ट बालक जो होते हैं वो विशिष्ट विद्यालयों में पढ़ना पसंद करते हैं। उन्हें यदि हम कहें कि आप सामान्य बालकों के साथ पढ़े तो उन्हें बहुत घबराहट होती है, वो अपने आप को हीन दृष्टि से देखने लग जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम इनके खड़े तो है लेकिन इनके अंदर तो कितनी मतलब कि ये सभी प्रकार से शिक्षा है, हमारे अंदर अक्षमता है, हम ये नहीं कर पाएंगे, तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलती है। तो सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव तो कई हद तक देखने को मिलता है, लेकिन सरकार यदि अगर प्रयास करेगी और शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय है, प्रबंधन समिति अगर सहयोग प्रदान करेंगे और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपना लेंगे तो जो समावेशी शिक्षा का जो हमारा लक्ष्य है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यापक दृष्टिकोण का, व्यापक दृष्टिकोण का अभाव। व्यापक दृष्टिकोण के अभाव के अंतर्गत मतलब कि व्यापक रूप से किसी चीज को देखना, किसी भी कार्य को पढ़ाना है तो उसको दृष्टिकोण संकुचित नहीं रखना है। मतलब कि एक बार प्रयास किया, दूसरी बार ये सोचने के लिए कि अभी कार्य नहीं हो सकता है, तो ये संकुचित ही है, छोटी सोच है। व्यापक आज नहीं हुआ तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। हम अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे तो कभी न कभी हमें वो लक्ष्य प्राप्त हो ही जाएगा। तो दृष्टिकोण है वो व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा। तो ये सारे बिंदु हैं जो मैंने आपको समझाया, ये शून्य अस्वीकृति के मार्ग की प्रमुख बाधाओं के रूप में देखने को हमें मिलती है। जो हमारी शून्य अस्वीकृति है एक चुनौती है समावेशी शिक्षा के लिए, और उससे संबंधित बाधाएं जो कि आज हम लोगों ने देखी। अब इससे संबंधित गृहकार्य प्रश्न है वो आप लोग अपने उत्तर पुस्तिका में अनिवार्य रूप से देखेंगे। शून्य अस्वीकृति के मार्ग की प्रमुख बाधाओं का वर्णन करें। शून्य अस्वीकृति के मार्ग की प्रमुख बाधाओं का वर्णन करें। ठीक है, ये प्रश्न आपको अपने उत्तर पुस्तिका में उत्तर के रूप में, निबंधात्मक प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखना है, और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम घर से बाहर निकलते हैं तो 3 बातों को विशेष ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाइए, फेस